हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। माय नेम इज संजय कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। बच्चों, आपके रिक्वेस्ट पर मैंने हिंदी माध्यम में वीडियो बनाना शुरू किया है, तो आप खूब ध्यान से पढ़ाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। आपको YouTube पर वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, इसका मतलब है YouTube पर है तो ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केंद्रक के बारे में। आज हम लोग केंद्रक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है जिसका नाम उन्होंने केंद्रक दिया। तो देखते हैं कोशिका की संरचना। यह है एक कोशिका की संरचना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना होती है जिसका नाम उन्होंने केंद्रक दिया। इस गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि किसी भी कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे उन्होंने केंद्रक नाम दिया। इसके बाद 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि यह जो केंद्रक होती है यह पैतृक गुणों की वंशागति में भाग लेती है। अब आप जानना चाहेंगे कि पैतृक गुणों की वंशागति किसे कहते हैं? पैतृक गुणों की वंशागति का मतलब होता है कि नई पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी के लक्षण का दिखाई देना। जैसे किसी नवजात शिशु में आप देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे की आंख अपने पिता के जैसी है, इसकी नाक दादाजी के जैसी है, या इसका रंग इसकी माता के जैसा है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे में इसके माता पिता या दादा दादी यानी इनके वंशज के गुण विद्यमान हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पैतृक गुणों की वंशागति हुई है, यानी बच्चे में पैतृक गुण यानी उनके वंशज के गुण विद्यमान हैं। और यह काम कौन करता है? यह काम केंद्रक करता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यह डीएनए ही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, जिसके कारण पैतृक गुणों की वंशागति होती है। 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया? स्ट्रासबर्गर ने यह बताया कि केंद्रक पैतृक गुणों की वंशागति में भाग लेता है। केंद्रक मुख्यतः 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, केंद्रक कला। केंद्रक कला, जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। यह जो पोर्शन है यह है केंद्रक झिल्ली, जिसे केंद्रक कला भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर इस प्रकार से लिक्विड भरी रहती है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तीसरा, केंद्रक के बीच में एक गोलाकार रचना प्रेजेंट होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह क्या है? यह है यह है केंद्रिका। थर्ड नंबर क्या है? केंद्रिका, जो कि केंद्रक के बीच में प्रेजेंट होती है। नंबर 4, केंद्रक के अंदर इस प्रकार से जाली जैसी रचना प्रेजेंट होती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। इसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। यह जाल जैसी रचना है, इसलिए इसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। तो केंद्रक इन्हीं चारों कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। आप इस प्रकार से देखते हैं कि केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरी हुई है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस तरल पदार्थ को केंद्रक
द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के बीचों बीच एक गोलाकार रचना प्रेजेंट है जिसे केंद्रिका कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में जाली जैसी रचना प्रेजेंट है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कम से कम एक केंद्रक जरूर पाई जाती है और ऐसी कंडीशन को यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। इसे यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। परंतु कभी कभी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं और ऐसी कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में किसी भी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे और इस प्रकार की कोशिका होती है पेशी कोशिकाएं एवं फंजाई की कोशिकाएं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसका उदाहरण लिख लेते हैं। पेशी कोशिकाएं तथा फंजाई की कोशिकाएं। फंजाई की कोशिकाओं में भी एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इतना हमने जान लिया कि किसी भी कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना प्रेजेंट होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के बारे में सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने यह बताया कि केंद्रक पैतृक गुणों की वंशागति में भाग लेता है और यह केंद्रक जो है वह 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और यह जो केंद्रक के ऊपर बाहरी आवरण है जो कि एक झिल्ली के रूप में है, इसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरी होती है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं और केंद्रक के अंदर जो एक गोलाकार संरचना प्रेजेंट है उसे केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो जाली रूपी संरचना प्रेजेंट है इसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अब इन चारों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे केंद्रक कला के बारे में। यह एक ऐसी झिल्ली है जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहती है, जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले एक केंद्रक में बना ले रही हूँ। यह केंद्रक है जो कि इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन की होती है। और इस केंद्रक से इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। इस प्रकार से इस केंद्रक से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं जो कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अगर इस पर राइबोसोम अटैच है तो यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और अगर इस पर राइबोसोम अटैच नहीं है तो यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली है जो कि दोहरी आवरण वाली होती है। तो यह है बाहरी केंद्रक झिल्ली और यह है आंतरिक केंद्रक झिल्ली। बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली के बीच में स्पेस होती है। तो हमने क्या जाना कि केंद्रक झिल्ली 2 लेयर की बनी होती है, बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली, और इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। यह है केंद्रक की बनावट। केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य होंगे और इसके ऊपर कोशिका झिल्ली होगी, जैसा कि हमने पहले के चित्र में देखा है। तो यहाँ मैं सिर्फ केंद्रक बना रही हूँ। केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है? केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखने में मदद करती है। यह केंद्रक झिल्ली ही है जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य, जैसे कि यहाँ हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होगी, है ना, इस तरह से केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होती है। तो यह केंद्रक झिल्ली जो है यह केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करके रखती है और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले छिद्र हैं। तो इस छिद्र के द्वारा केंद्रक से पदार्थों का आवागमन होता है। केंद्रक से पदार्थ कोशिका द्रव्य में आते हैं। यह क्या करती है? यह पदार्थों के परिवहन में मदद करती है।
पदार्थों के परिवहन में मदद करती है, क्योंकि इसी केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। यानी केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले पदार्थ इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में निकलते हैं। अब जानेंगे दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर इस प्रकार से पारदर्शी एवं गाढ़ी द्रव्य भरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कैसी होती है? यह पारदर्शी तथा गाढ़ी द्रव्य है जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका भी पाए जाते हैं और इसी केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जालिका भी पाई जाती है। इस तरह से इसमें केंद्रिका एवं क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य में दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यह बीच में केंद्रिका है और यह क्या है, जाल जैसी रचना, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। यह दोनों ही महत्वपूर्ण रचना जो कि केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। और यह जो कोशिका द्रव्य है, यह केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। इसे भी मैं लिख देती हूँ। यह केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। केंद्रक द्रव्य में उस तरफ लिख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। केंद्रक द्रव्य, इसे मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। नंबर 3 है केंद्रिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक के बीचों बीच एक रचना प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना है जिसे केंद्रिका कहते हैं। किसी भी केंद्रक में केंद्रिका की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। केंद्रिका के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। केंद्रिका में झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी केंद्रिका को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रिका में प्रोटीन एवं आरएनए पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन तथा आरएनए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। केंद्रिका में आरएनए तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। केंद्रिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। केंद्रिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। केंद्रिका के अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी आरएनए का निर्माण केंद्रिका के अंदर होता है। केंद्रिका के अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्या कहेंगे, केंद्रिका। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। या राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में पतली धागे जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरी रहती है। नंबर 4 कंपोनेंट है क्रोमैटिन जालिका। यह केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन
धागों के जाल जैसी रचना है। यह जो क्रोमैटिन नेटवर्क है यानी क्रोमैटिन जालिका डीएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह डीएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे मैं लिख देती हूं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोशिका विभाजन के समय यह जो क्रोमैटिन जालिका है यह अलग अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम का निर्माण इन्हीं क्रोमैटिन जालिका के द्वारा होता है, यानी इनके द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। एक बार इसे मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो उस समय यह क्रोमैटिन जालिका अलग अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह आनुवंशिक गुणों का वाहक है। और डीएनए की जो क्रियात्मक खंड होती है उसे जीन कहते हैं। यह जीन आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और जीन आनुवंशिक इकाई है। इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं और जीन जो कि डीएनए की क्रियात्मक खंड है उसे आनुवंशिक इकाई कहते हैं। जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। यह जीन जो है यह पैतृक गुणों का वाहक होता है, यानी जब किसी व्यक्ति में कोई अच्छे लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हम क्या कहते हैं, यह उसके जीन की वजह से है। यानी यह जो अच्छाई उसने एडॉप्ट किया है वह उसके जीन की वजह से उसमें आई है। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता है तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं कि यह बुराई उसके जीन में ही थी, इसलिए यह इंसानी बुरा है, क्योंकि यह बुराई जो है उसके जीन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी और उसमें भी यह बुराई वंशागत होकर आ गई है, इसलिए यह इंसान बुरा इंसान है। यह जो डीएनए है इसमें कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। इसी डीएनए की वजह से कोशिका का निर्माण होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जानेंगे केंद्रक के कार्य के बारे में कि केंद्रक कौन सा काम करते हैं। अब हम जानेंगे केंद्रक के कार्य के बारे में। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। बिना केंद्रक के कोशिका विभाजन संभव नहीं है। यह कोशिका की रक्षा करता है तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। केंद्रक के बिना कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। केंद्रक कोशिका के अंदर जितनी भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी जैविक क्रियाएं होती हैं तथा रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी का नियंत्रण करता है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। केंद्रक को मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 क्या लिखेंगे? कोशिका के अंदर होने वाली सभी उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसे ही उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं
का नियंत्रण करता है। नंबर 3, जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार रचना प्रेजेंट होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और यह केंद्रिका जो है आरएनए के संश्लेषण में भाग लेती है। तो इस प्रकार से यह प्रोटीन के संश्लेषण में भाग ले रही है, यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए उत्पन्न कर रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए उत्पन्न करते हैं, और यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है? केंद्रिका के अंदर हो रही है। इसके अलावा यह कोशिका के विकास यानी डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरिटी को भी निर्धारित करती है। यह कोशिका के विकास तथा परिपक्वन यानी मैच्योरिटी को निर्धारित करती है। इसके अलावा कुछ जीवों में यह कोशिकीय जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में सहायक होती है। तो यह हमने जान लिया केंद्रक के बारे में, जिसे मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।